हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा विद स्टडी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं 6 चैप्टर सजीव विशेषताएं एवं आवास। इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। पहेली और बूझो छुट्टियों में अनेक रोमांचक स्थानों की सैर पर गए। ऐसी ही एक यात्रा पर वे ऋषिकेश में गंगा नदी देखने गए। उन्होंने हिमालय की हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखला के कुछ पर्वतों का पर्वतारोहण किया, जहाँ बहुत ठंडक थी, मतलब ठंड थी। इन पर्वतों पर उन्हें ओक, चीड़ एवं देवदार जैसे अनेक वृक्ष देखे, जो उनके मैदानी क्षेत्रों के वृक्षों से बहुत अधिक भिन्न थे। भिन्न मतलब स्टूडेंट्स अलग थे। एवं एक और अभियान में उन्होंने राजस्थान की यात्रा एवं ऊंट पर उष्ण मरुस्थल भी घूमे। यहाँ से उन्होंने नागफनी के अनेक प्रकार के पौधे एकत्र किए। अंत में वे पुरी और उन्होंने समुद्र तट की ओर सैर को और वहाँ कैजुराइना के वृक्ष की कतार देखी। इन स्थानों के भ्रमण के रोमांचक एवं उल्लासपूर्ण क्षणों का स्मरण करते हुए उन्होंने अचानक एक विचार आया। ये सभी एक स्थान से दूसरे स्थान से बहुत भिन्न थे। कुछ बहुत ठंडे थे तो कुछ बहुत उष्ण एवं शुष्क तथा स्थान आर्द्र थे, जहाँ पर परंतु उन सभी स्थानों पर अनेक प्रकार के बहुत सारे जीव जंतु थे जो सजीव थे, सजीव वस्तुएं थे। उन्होंने यह जानने की कोशिश की कि क्या पृथ्वी पर कोई ऐसा भी स्थान है जहाँ कोई भी जीव नहीं पाया जाता। तो बूझो ने अपने घर के आसपास के स्थानों पर ध्यान दिया। घर के अंदर उसने अलमारी एवं दरवाजों को देखा। उसने सोचा कि इनमें से कोई सजीव नहीं होगा, परंतु उसे एक छोटी सी मकड़ी नजर आई। घर से बाहर भी वह किसी ऐसे स्थान के बाहर में नहीं सोच पाया जहाँ किसी न किसी प्रकार के जीव ना पाए जाते हों। पहेली ने दूर दूर के स्थानों के विषय में पढ़ना एवं सोचना प्रारंभ किया। प्रारंभ मतलब स्टूडेंट्स स्टार्ट किया, और विषय तो आप जानते ही हैं, सब्जेक्ट। उसे पता लगा कि लोगों ने तो ज्वालामुखी का मुख मीन्स मुंह होता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्क्रॉल करते थोड़ा सा। मुहाने में भी सूक्ष्म जीवों को खोज निकाला। यहाँ पे आप चित्र देख सकते हैं, सजीवों के लिए खोज, सजीव एवं उनका परिवेश। पहेली एवं बूझो के मस्तिष्क मीन्स दिमाग होता है स्टूडेंट्स, में एक और विचार आया। जिन स्थानों की उन्होंने सैर की थी वहाँ किस प्रकार के जीव पाए जाते हैं। मरुस्थल में तो जैसे ऊँट पाए जाते, पर्वत पर बकरी एवं याक थे। पुरी के समुद्र तट पर केकड़े एवं अनेक प्रकार की मछलियाँ थीं, जिन्हें मछुआरे पकड़ रहे थे। साथ ही चींटियाँ जैसे अनेक प्रकार के जीव इन सभी स्थानों पर उपस्थित थे। इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले भिन्न प्रकार के पौधे अन्य क्षेत्रों की प्रजातियों से भिन्न थे। इन विभिन्न क्षेत्रों में परिवेश कैसा था? क्या उनका परिवेश भी एक समान था? नीचे स्टूडेंट्स आपको एक्टिविटी नज़र आ रही है, जो कि आपको खुद से करनी है रीड। हम इसमें इस चैप्टर में मेन टॉपिक कवर करेंगे। जैसे हमारा सेकंड टॉपिक है आवास एवं अनुकूलन। क्रियाकलाप 1 में आपके द्वारा सूचीबद्ध किए गए पौधे एवं जंतुओं से आपको क्या मिला? क्या आपको अनेक प्रकार के सजीव मिले? तालिका 6.1 के मरुस्थल वाले कॉलम और समुद्र वाले कॉलम को देखिए। मतलब जैसे कि यहाँ पे वन का कॉलम है, पर्वतीय क्षेत्र का, मरुस्थल में, समुद्र में अन्य स्थान। विभिन्न परिवेश में पाए जाने वाले जंतु, पौधे एवं अन्य वस्तुएं यहाँ पे फिल करनी है। अब ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे। ध्यान से देखिए, क्या आपको प्रतीत होता है कि इन दोनों कॉलम के जीव बहुत अलग प्रकार के हैं? इन दोनों क्षेत्रों में किस प्रकार का परिवेश है? समुद्र में जंतु, पौधे लवणीय जल खारे पानी में रहते हैं तथा श्वसन के लिए जल में विलीय वायु ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। मरुस्थल में जल बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होता है। मरुस्थल दिन में बहुत गर्म एवं रात में बहुत ठंडा होता है। मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे एवं जंतु
भूमि पर रहते हैं एवं श्वसन के लिए आसपास की वायु का उपयोग करते हैं। वायु मीन्स स्टूडेंट्स हवा होता है। जैसे ऊँट एवं उनका परिवेश, जैसे कि आप चित्र देख पा रहे हैं, मरुस्थल में ऊँट रहते हैं। नीचे की ओर देखेंगे, समुद्र तथा मरुस्थल विभिन्न प्रकार के परिवेश हैं और हम इन दोनों क्षेत्रों में बिल्कुल भिन्न प्रकार के पौधे और जंतु देखते हैं। क्या ऐसा नहीं है? आइए दो भिन्न प्रकार के परिवेश मरुस्थल तथा समुद्र से दो जंतुओं ऊँट तथा मछली का प्रेक्षण करते हैं। ऊँट की शारीरिक संरचना से मरुस्थलीय परिस्थितियों में रहने योग्य बनाती है। ऊँट के पैर लंबे होते हैं जिससे उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। उनके मूत्रोत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है तथा मल शुष्क होता है। उन्हें पसीना स्वेद भी नहीं आता क्योंकि शरीर से जल का हाश बहुत कम होता है। इसीलिए जल के बिना भी वे अनेक दिनों तक रह सकते हैं। जो ऊँट होते हैं वो विदाउट वाटर रह सकते हैं अपने मरुस्थल में। नीचे देखेंगे, यहाँ पे आपको विभिन्न प्रकार की मछलियाँ देखने को मिल सकती है, जैसे गोल्डन ब्लैक फिश, रेड फिश, विभिन्न प्रकार की मछलियाँ, बहुत ही भिन्न भिन्न तरीके की मछलियाँ हैं। आइए विभिन्न प्रकार की मछलियों को देखें। इनमें से कुछ को चित्र 6.3 में दर्शाया गया, परंतु इतने अधिक किस्म की मछलियों में आपको क्या इनकी आकृति में कुछ समानताएं दिखाई देती है? इन सभी का शरीर धारा रेखीय होता है, जिसकी चर्चा हम अध्याय 5 में कर चुके हैं। उनकी यह आकृति उन्हें जल के अंदर विचरण करने में सहायता करती है। मछलियों का शरीर चिकने शल्कों से ढका होता है। ये शल्क मछली को सुरक्षा तो प्रदान करते ही है, साथ ही उन्हें जल में सुगम गति करने में सहायक है। हमने अध्याय 5 में चर्चा की थी कि मछली की पंख एवं पूंछ चपटी होती है, जो उन्हें जल के अंदर दिशा परिवर्तन एवं संतुलन बनाए रखने में सहायता करती है। मछली को गिल क्लोम होते हैं, जो उन्हें जल में सांस लेने में सहायता करते हैं। जल में सांस लेती हैं वो अपने गिल के द्वारा, क्लोम के द्वारा वो सांस लेती हैं, जो फिश होती है। हमने देखा कि मछली की संरचनाएं उसे जल में रहने में सहायक होती हैं तथा ऊँट की संरचना उसे मरुस्थल में रहने में सहायता करती हैं। हमने पृथ्वी पर पाए जाने वाले असंख्य प्रकार के जंतुओं में केवल 2 उदाहरण लिए। हम देखते हैं कि सजीव इन सभी किस्मों में ऐसी कुछ विशिष्ट संरचनाएं होती हैं जो उन्हें अपने परिवेश में रहने योग्य बनाती हैं, जिसमें वे प्रायः पाए जाते हैं। जिन विशिष्ट संरचनाओं तथा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे एवं जंतु को उसके परिवेश में रहने योग्य बनाती है, वो अनुकूलन कहते हैं। उस चीज़ को अनुकूलन कहते हैं। विभिन्न जंतु विभिन्न परिवेश के प्रति अलग रूप से अनुकूलित हो सकते हैं। किसी सजीव का वह स्थान जिसमें वह रहता है उसे आवास कहते हैं। जो कोई भी जिस जगह पर रहता है वो उसका आवास होता है। अपने भोजन, वायु, शरण स्थल एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए जीव अपने आवास पर निर्भर करता है। आवास का अर्थ है वास स्थान, एक घर। विभिन्न प्रकार के पौधे एवं जंतु एक ही आवास में संयुक्त रूप से रह सकते हैं। जैसे कि स्थल को जमीन बोलते हैं। जमीन पर पाए जाने वाले पौधे एवं जंतुओं के आवास को स्थलीय आवास कहते हैं, जो जमीन पर रहते हैं, जैसे कि वन, घास के मैदान, मरुस्थल, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्र। स्थलीय आवास के कुछ उदाहरण हैं: जलाशय, दलदल, झील, नदियाँ एवं समुद्र, जहाँ पौधे एवं जंतु जल में रहते हैं, जलीय आवास कहलाते हैं। तो आपने जाना स्थलीय आवास, जलीय आवास क्या होता है, आपको पता चल गया होगा। विश्व के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले वनों, घास के मैदानों, मरुस्थलों, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत विषमताएं हैं। यह सभी जलीय आवासों के लिए भी सत्य है। सत्य मीन्स सच है। किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव, जैसे कि पौधे एवं जंतु, उसके जैव घटक है। जैसे जैव घटक कौन से? चट्टान, मिट्टी, वायु एवं जल जैसे अनेक निर्जीव वस्तु जिसमें कोई जान नहीं होती। अजैव घटक है सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा का परिवेश के अजैव घटक है। हम जानते हैं कि कुछ पौधे बीजों से उगते। आइए बीज के अंकुरण से नए पौधों के बनने की प्रक्रिया में कुछ अजैव कारकों की भूमिका का अध्ययन करें। नीचे आप देख पा रहे हैं एक्टिविटी है, जो कि आपको इसको खुद से रीड करना है।
तो जैसे कि हम जानते हैं हमें चैप्टर में मेन टॉपिक कवर करने, नहीं तो वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाता है। विभिन्न आवासों की यात्रा। कुछ स्थलीय आवास जैसे कि मरुस्थल। मरुस्थल के अजैव घटक एवं ऊंट के अनुकूलन के विषय में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। मरुस्थल में पाए जाने वाले अन्य जंतुओं एवं पौधों में क्या होता है, क्या उनमें भी इसी प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं? मरुस्थल में रहने, आप देख पा रहे हैं बिल में मरुस्थलीय जंतु किस तरीके से रहते हैं। मरुस्थल में रहने वाले चूहे एवं सांप के ऊंट की भांति लंबे पैर नहीं होते। दिन की तेज गर्मी से बचने के लिए वे भूमि के अंदर गहरे बिलों में रहते हैं। चित्र 6.4 में रात्रि के समय जब तापमान में कमी आती है, मतलब तापमान जब ठंडा होता है रात के समय, तो वह जंतु बाहर निकलते हैं। चित्र 6.5 मरुस्थल में उगने वाले पौधे। जैसे कि आप इस टाइप के पौधे उगते हैं और इन पौधों में पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है। मरुस्थल में उगने वाले कुछ सामान्य पौधों को चित्र 6.5 में दर्शाया गया है। यह पौधे मरुस्थल के प्रति किस प्रकार अनुकूलित है। एक्टिविटी है जो कि आपको खुद से करनी है। अब जानेंगे पर्वतीय क्षेत्र। पर्वतीय क्षेत्र क्या होता है? ये आवास क्षेत्र सामान्यतः बहुत ठंडे होते हैं और इनमें तेज हवा चलती है। कुछ क्षेत्रों में शीतलकाल हिमपात भी होता है। पर्वतीय क्षेत्रों में पौधे एवं जंतुओं की अनेक प्रजातियां पाई जाती है। क्या आपने चित्र 6.6 में दर्शाए गए वृक्ष देखे हैं? तो देख लीजिए आप, कुछ इस तरीके से होते हैं पर्वतीय आवास के कुछ वृक्ष जो पर्वत में होते हैं, पर्वत के साइड होते हैं। यदि आप पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं अथवा वहां घूमने गए हैं तो अपने ऐसे अनेक वृक्ष देखे होंगे, परंतु क्या आपने ऐसे वृक्षों को अन्य क्षेत्रों में भी देखा है? ये वृक्ष अपने आवास में विद्यमान परिस्थितियों में रहने के लिए किस प्रकार अनुकूलित वृक्ष हैं? ये वृक्ष कुछ इस तरीके से आपको जानवर मिल जाएंगे अगर पर्वतीय क्षेत्र पर जाते हैं। नीचे आपको ये दिख रहा होगा एनिमल, नीचे और भी हैं एनिमल्स। ये सभी एनिमल्स आपको पर्वतीय या पहाड़ी क्षेत्रों में मिल जाएंगे। पहाड़ी तेंदुआ, याक तथा पहाड़ी बकरी पर्वतीय आवास के प्रति अनुकूलित रहते हैं। सामान्यतः शंखवार होते हैं तथा इनकी शाखाएं तिरछी होती हैं। इनमें से कुछ वृक्षों की पत्तियां सुई के आकार की होती हैं। इससे वर्षा का जल एवं हिमपात सरलता से नीचे की ओर खिसक जाता है। पर्वतों पर इन वृक्षों से अधिक भिन्न आकृति का आकार वाले वृक्ष भी मिल सकते हैं। पर्वत पर जीवित रहने के लिए इनमें से कुछ अन्य प्रकार का अनुकूलन हो सकता है। नीचे है पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु में वहाँ की परिस्थितियों के प्रति अनुकूलित होते हैं। चित्र 6.7 उनकी मोटी त्वचा या फिर ठंड से उनका बचाव करते हैं। उदाहरण तथा शरीर को गर्म रखने के लिए याक का शरीर लंबे बालों से ढका होता है। पहाड़ी तेंदुए के शरीर पर फर होते हैं। ये बर्फ़ पर चलते समय उसके पैरों को ठंडक से बचाता है। पहाड़ी बकरी के मजबूत खुर उसे ढालदार चट्टानों पर दौड़ने के लिए अनुकूलित बनाते हैं। जैसे जैसे हम पर्वतीय क्षेत्रों में ऊपर चढ़ते जाते हैं परिवेश का स्वरूप बदलता जाता है और हमें विभिन्न ऊंचाइयों पर पाए जाने वाले जीवों के अनुकूलन में विविधता दिखाई देती है। इस चैप्टर का पार्ट 2 आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, एक्सप्लेनेशन का पार्ट 2। अगर आपको हमारा वीडियो यहाँ तक समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 के साथ मिलेंगे। शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को।